भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ते आसान लगता है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ते आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपना रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। जी हाँ दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग लूसेंट बुक से 1000 MCQ प्रश्न का संग्रह कर रहे हैं। 1000 MCQ प्रश्न देख रहे हैं जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप SSC के एग्ज़ाम की तैयारी करें या RRB NTPC के एग्ज़ाम देने वाले हों, सभी के लिए यह वीडियो और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग लगभग 350 क्वेश्चन पहले के वीडियो में देख चुके हैं और आज के वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और जो लोग अभी तक इस वीडियो से नहीं जुड़े हैं, आप उनके पास इस वीडियो का लिंक शेयर करके उन जोड़ने का काम कीजिए और वीडियो को लाइक दबा कर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हों या देने वाले हों, तो आप जानते हैं कि 1000 MCQ प्रश्न बहुत होते हैं, और वो भी लूसेंट बुक से। लूसेंट बुक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला प्रश्न है कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो 1024 बाइट होती है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। और वही पूछा जाए 1 किलो मेगाबाइट में, 1 किलो मेगाबाइट में क्या होता है? तो 1 किलो मेगाबाइट में आपका 1 GB होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया। अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का जो साथी था उसका नाम बटुकेश्वर दत्त था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो पहले तो हम जानते हैं मुस्लिम लीग क्या है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और मुस्लिम लीग जो था वह भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया? तो 1940 में मोहम्मद जिन्ना के नेतृत्व में। मोहम्मद जिन्ना जो चाहते थे कि मुस्लिम भारत में विभाजन हो, और पाकिस्तान देश का सबसे पहला विचार जो था वह मोहम्मद जिन्ना के पास ही था। इसलिए उन्होंने मांग किया कि भारत का विभाजन हो, तब जाकर 1940 में मुस्लिम वाला देश बन गया पाकिस्तान और हिंदू वाला देश बन गया हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह कानून बनाया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो पहले तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में बता दें कि यह भारत के प्रथम वायसराय थे। फर्स्ट वायसराय जो थे वह लॉर्ड कैनिंग थे, और इन्होंने इलाहाबाद में आयोजित दरबार में क्राउन शासन की घोषणा की। अगला प्रश्न है,
लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासकों ने की? तो हैदराबाद के निजाम शासकों ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि की। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंडा जो जनजाति है वह भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी जो 1857 के क्रांति में क्या कहा जाता है, मंगल पांडे का साथ दिया था। अगला प्रश्न है शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ, जिसमें भारत दो टुकड़ों में बंट जाता है। भारत क्या है, दो टुकड़ों में बंट जाता है, एक हो जाता है पाकिस्तान और एक हो जाता है हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो जनरल डायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की, जो जलियांवाला बाग से जुड़ा हुआ था। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें हजारों बेगुनाह भारतवासियों का खून हो गया था, जिसमें गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। अगला प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, गणेश चंद्र मावलंकर जो थे वह भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। अगला प्रश्न है 370 नंबर। अगर आपको वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को लाइक करते चले। यह सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एयरफोर्स हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो या कोई भी एग्जाम आप ले लें, सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें और वीडियो को लाइक करते चलें। अगला है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है वह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित मानी जाती है। आंध्र प्रदेश की जो लोक नृत्य है वह कुचिपुड़ी है। अगला है मोहिनीअट्टम। तो मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, यह सभी को मालूम होगा। अगला है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम लोक नृत्य जो है वह तमिलनाडु में होता है, तो तमिलनाडु इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कथकली किस राज्य का राष्ट्रीय नृत्य है? तो कथकली की बात करें तो यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, क्योंकि केसर का उत्पादन कम जलवायु वाले या ठंडे जलवायु वाले क्षेत्र में होता है, इसलिए जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया। अगला है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न है गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी जो थे वह अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, और वही आपको आध्यात्मिक गुरु पूछा जाए तो वह लियो टॉल्स्टॉय को मानते थे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संघ की है? तो सुरक्षा परिषद की है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें हम, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार की मिला। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें हम तो यह अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है, जो स्वीडन देश के निवासी थे, और यह 1901 ईस्वी में शुरू हुआ। और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो इन्होंने जन गण मन लिखा है और गीतांजलि इन्हीं की रचना है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई। अगला है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इस किसने लिखा था? अमार सोनार बांग्ला जो है वह बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। अगला प्रश्न है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला है कि किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर जो है वह पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, जिनसे उन्हें सांस लेने में कोई कठिनाई नहीं होती है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी का फेवरेट क्वेश्चन है कि होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो होम्योपैथी का जो संस्थापक था वह हनीमैन था। अगला है कि फलों को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग लाई जाती है? तो फलों को पकाने में एथिलीन गैस का प्रयोग लाया जाता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र माह है। अगला है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी जो था वह पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बजाते थे। और वही शहनाई के बारे में बात कर लें तो बिस्मिल्लाह खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए? तो 25 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप 25 ईयर्स का हो गए हैं तो आप भारत के प्रधानमंत्री बनने के लायक हो गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए तो अभी देख लिए हैं। अगला है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक जो शासक था वह सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये तो सभी का मालूम है कि यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। अगला है कि मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैक मोहन जो रेखा है वह भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। मैक मोहन पूछा जाए तो भारत चीन, वही रेड क्लिफ आपसे पूछा जाता। अगर क्वेश्चन आता कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो यह भारत और पाक के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ जो रेखा है वह सीमा बनाती है। और वही मैक मोहन रेखा भारत चीन के बीच बनाती है। अगला है कि प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो ताना जो है वह प्याज में खाने वाला भाग होता है। अगला है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज होता है। 20,000 हर्ट्ज होता है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। अगला है कि मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार है। और बिहार में अभी सीएम कौन है? नीतीश कुमार है। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देशों में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल देश में स्थित है। अगला है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ है वह संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। तो ये थे आज के हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं और ऐसे ही आप वीडियो अपलोड करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को इससे जोड़िए। इस वीडियो के लिंक को जहाँ तहाँ फैला दीजिए। और जैसा सभी को मालूम होगा कि यह हमारा क्लास 8 था, इसके पहले हमारा क्लास 7 हो चुका है। तो अभी तक आप उस क्लास को नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर देख लीजिए। और जीके अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जीके मजबूत करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।